बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम सियासी तोपों के रुख अभी PMLN की तरफ है। सारे के सारे नजरें जमाए बैठे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कब दरारें किरचियों की तरह बिखरना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में बड़े अरसे से घात लगाए बैठे हैं हमारे वजीर दाखिला साहब शेख रशीद साहब, जो कि अक्सर औकात मीम शीन नून तो करते हैं लेकिन अब लाम वाओ ये छोटी ये सारी चीजें लगा दी हैं। क्या कहते हैं जरा सुने। नून में से मीम निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोड़ो कराटे से दो चार होगी। शेख साहब की सियासी बसीरत कहा जाए या उनकी इंफॉर्मेशन कहा जाए, ये तो आपके लिए डिसीजन हम छोड़ते हैं। लेकिन आज से पहले जब शेख रशीद साहब कहा करते थे कि जी बड़ी ईद पर या कुर्बानी वाली ईद पर कुर्बानी होगी और बड़ी कुर्बानी होगी, तब तक सारे कहते थे कि शेख साहब ऐसे ही जो है वो शायद मीडिया के लिए बात किया करते हैं। लेकिन अब की बात में कुछ दमखम ऐसा नजर आता है कि आवाजें सिर्फ बाहर से या शेख साहब की तरफ से नहीं बल्कि सदाएं अंदर से भी बुलंद होने लगी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर लीडर, सीजन लीडर समझे जाते हैं PMLN के, वो क्या कहते हैं क़यादत की डिवीजन के हवाले से, वो सुनिएगा। वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं, चाहे वो शहरों में हैं, तहसीलों में हैं, यूनियन काउंसिलों में हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये बात 2018 के इंतखाबात से पहले शुरू हुई थी, जब हमजा शहबाज शरीफ ने आकर टीवी पर जो तरीकाकार इंतखाबी मुहिम का था उसको तनकीद का निशाना बनाया था। अब भी ऐसा मालूम होता है कि मरीम नवाज साहिबा एक सिम जा रही हैं तो 180 डिग्री के ऊपर हमजा शहबाज शरीफ जा रहे हैं। और क्या ये सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की आपसी चपकलिश है या फिर ये मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि अब बढ़ता चला जा रहा है उसकी तर्जुमानी है? क्या 2023 के अंदर मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की चलेगी या फिर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की चलेगी? मरीम नवाज और हमजा शहबाज क्या अभी रिसेंटली इस बात पर भी इख्तलाफ हुआ कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले के अंदर जो यूनानिमसली एक बिल पास हुआ था उसके ऊपर PMLN का स्टैंड दुरुस्त था या नहीं था? सुनिएगा। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर भी जो दरारें आई वो मरीम नवाज साहिबा के थॉट प्रोसेस की वजह से आई, या अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो मामला डिफरेंट होते? ये तमाम के तमाम वो सवालात हैं जो कि अब सियासी हलकों के अंदर गर्दिश करने लगे हैं। और ये सवालात सिर्फ और सिर्फ सवालात नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता PMLN पर चोट लगा रहे हैं। क्या ये चोट एक बड़ा जख्म बनकर सामने आएगी या नहीं आएगी? दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे आज इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कराची का उन्होंने रुख किया। कराची का रुख करने के बाद आज उन्होंने एक ऐसा रवैया सामने रखा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट भी नजर आया। आज CM सिंध मुराद अली शाह साहब भी वहीं बैठे हुए थे और वहां बंडल आइलैंड के हवाले से रिक्वेस्ट की और थॉट को दोबारा से रीथिंक करने की कोशिश की बंडल आइलैंड के डिसीजन के हवाले से। अब इमरान खान साहब ने कराची का रुख किया है, क्या सिंध गवर्नमेंट मदद करेगी या रास्ते में रोड़े की तरह खड़ी हो जाएगी? ये भी एक अहम सवाल बनता है। लेकिन एक और बात जो कि हम सिर्फ इंट्रो के अंदर करेंगे, सेगमेंट के अंदर नहीं करेंगे, आज इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल के अंदर बेसिकली ओपेड है, ओपिनियन है, और ये उसका टॉपिक है कि डू नॉट ब्लेम पाकिस्तान फॉर द आउटकम ऑफ वॉर इन अफगानिस्तान। के बड़े अरसे से डू मोर का मुतालबा भी पाकिस्तान सुनता आया। बड़े अरसे से हम लोगों ने ये भी सुना कि पाकिस्तान को हर चीज़ का मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इससे पहले मुजाहिदीन की जो जंग हुई थी उसमें हिलरी क्लिंटन ने बड़े बबांगे दोहल ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं बल्कि अमरीका मुजाहिदीन को अबैंडन करके जब आ गया तो फिर अकेले अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डील करने और टैकल करने की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आई वुड सजेस्ट के सारे पढ़े। लेकिन अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। हमारे साथ सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ सेनेटर ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया ज्ञान चंद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड कैसर अहमद शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो कि PMLN से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद फिर PMLN में बढ़ती हुई दरारों की बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपके सामने मौजू रखा, बढ़ते हैं। सबसे पहले सेनेटर रॉन अब्बास, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। आप लोग हुकूमत में हैं, 3 साल गुजर गए हैं, आप लोग अपनी कारकर्दगी पर ध्यान देने की बजाय इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और वजीर दाखिला साहब ये बैठकर बात कर रहे हैं कि जी नून लीग के अंदर कितनी दरारें हैं। आप लोगों का ध्यान तो अपनी कारकर्दगी की तरफ नहीं होना चाहिए, बजाय इस चीज़ की तरफ हो कि नून लीग के अंदर कितने ज़्यादा हल्के बनेंगे या कितने ज़्यादा हिस्से होंगे या कितनी ज़्यादा डिविजन्स होंगी। देखिए नहीं अभी भी हमें अपनी परफॉर्मेंस पे पूरा ध्यान है और हम उस पे गवर्नेंस पे पूरा इस वक्त जो है ना वो करके बैठे। ये इश्यूज दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन का, आप ये सिर्फ ये देखिए कि आप मुस्लिम लीग नून का अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड निकालें तो 1985 से लेकर 2018 तक जब भी मुस्लिम लीग नून 5 साल से ज्यादा हुकूमत से बाहर रही है तो ये तोड़ फोड़ का शिकार हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के धड़ों को अंदाजा हो गया है कि 23 में भी शायद उनकी हुकूमत बनने नहीं जा रही। अब जो तो नून लीग के दोस्त ये समझते हैं कि उन्होंने हुकूमत में जाना है और उनका सर्वाइवल हुकूमत के बगैर नहीं, वो सारे शहबाज शरीफ साहब के पीछे जाना शुरू हो गए। और जो समझते हैं कि जिन्होंने तो 23 में शायद उनकी हुकूमत के लिए थोड़ा इश्यूज बन सकते हैं, वो नून लीग या मरियम नवाज शरीफ के पीछे खड़े हो गए। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यकीनन नून लीग के वर्कर को है या वो लोग जो नून लीग को एक पॉलिटिकल जमात समझते हैं। अब शायद उनको भी समझ लगी ये एक जमात नहीं, एक धड़ा है जो इक्तदार की हवस में इतना दूर चला गया है कि वो जो एक रिश्ते थे चाचा भतीजी या बुजुर्ग या वालिदैन, वो तकरीबन इनमें खत्म हो चुके हैं। ये तो आप क्लेम कर रहे हैं ना सेनेटर साहब, पीएमएलएन तो कह रही है हम इकट्ठे हैं। कभी भी आप खुद देख लें, कल जो हमजा शहबाजी साहब की स्टेटमेंट आई है और मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट आई है उसमें देख लीजिए कि एक ने कहा कि हमने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन में साथ दिया, दूसरे ने कहा जी मैं इस जुल्म में शामिल नहीं। इसको क्या मतलब हो सकता है? सो मुस्लिम लीग सोचें अलग नहीं हो सकती सेनेटर साहब, सोचें नहीं अलग हो सकती, दोनों की थॉट प्रोसेस डिफरेंट नहीं हो सकती। थॉट प्रोसेस इसलिए डिफरेंट है ना, बड़ा सिंपल है। प्रोसेस ये है कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ दोनों जो हैं वो इस वक्त इक्तदार में नहीं आ सकते, वो दोनों नाअहल हैं, वो एक जो कानून के मुजरिम ठहरे वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझते हैं कि हमने 23 का इलेक्शन कंडक्ट करना है, वो कंटेस्ट करना है और किसी भी सूरत में हुकूमत में आना है। ये जो एक आपस में बहुत बड़ा इशू बन गया दोनों का कि अगर वो जमात पावर में आना चाहती है तो शहबाज शरीफ लीड करेंगे और अगर नहीं आना चाहती तो मरियम उनको वो एक घड़े में लेके जाएंगी। इस इशू की वजह से इतने बड़े, अदरवाइज यकीन जानिए हम तो वो खुशकिस्मत हैं कि 70 साल में इस जैसी ऑपोजिशन शायद ही किसी हुकूमत के नसीब में आए। उस खुशकिस्मती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। सेनेटर साहब 5 साल बाद आपसे भी तो सवाल करने हैं, ऑपोजिशन ने भी करने हैं, अवाम ने भी करने हैं, लेकिन कैसर शेख साहब कमिंग टू यू, ये डिविजन्स अब बड़ी इनएविटेबली नजर आना शुरू हो गई है और क्लैरिटी तो आ ही गई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरार है। चाहे ये कहा जाए नहीं जी हमजा मेरे भाई हैं, मरियम मेरी बहन है, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इकट्ठे रहना चलिए शिराजा ना बिखरे लेकिन दरारें पड़ जाएं वही भी काफी नहीं है किसी सियासी जमात के जवाल के लिए। जी अनिका, इसमें कोई शक नहीं कि इख्तलाफ राय है, पार्टियों में इख्तलाफ राय होते हैं। हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ज़्यादा मैंडेट है मुस्लिम लीग नवाज़ के पास। इख्तलाफ राय मैं खुद समझता हूँ कि इसमें तकलीफ़ हो रही है पार्टी के वर्कर्स को भी, और जब हम अपने इलाकों में जाते हैं तो इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। हमारी क़यादत को, जैसे कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिलजुल कर इसका, क्योंकि इख्तलाफ राय क़यादत में ज़्यादा है, वर्कर्स में नहीं है। क़यादत चाहे किसी जगह की भी हो, वहाँ पे चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो चाहे डिवीज़न में हो, ये कुछ इख्तलाफ राय पिछले इलेक्शनों में भी नज़र आया है। तो हमें इसका इस तरह के इख्तलाफात से 2023 के इंतखाबात कैसे लड़े जाएंगे? 2023 तो देखिए हमारा लीडरशिप जो है वो तो उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। हमारा लीडर जो है सुप्रीम लीडर हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और हर कोई उनकी बात को जब वो फैसला कर लेते हैं तो उसको मानता है। तो इस अभी तक ये बात तो किसी ने भी नहीं कही ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पे सब मुतहद हैं और मुतफिक है उनके आइडियाज़ पे। फाइनल डिसीजन उनका होता है और इख्तलाफ राय बिल्कुल पार्टी में है। ये मफाहमत के बाद लोग हामी हैं। I'm sorry, I'm cutting you short here. नवाज शरीफ साहब आपके सुप्रीम लीडर या कायद होंगे भी, बट मरियम नवाज साहिबा आजकल फेस ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और शहबाज शरीफ साहब सदर हैं पीएमएलएन के, और हमजा शहबाज शरीफ साहब उनके साहबजादे हैं जिनको डिप्टी सीएम भी कहा जाता था किसी ज़माने में जब तक शहबाज शरीफ साहब सीएम हुआ करते थे। तो यहाँ इस सतह के ऊपर अगर दरारें पड़ गई हैं तो नवाज शरीफ साहब लंदन से कैसे कंट्रोल करेंगे कैसर साहब?
देखिए बात ये कि दरारें पड़ती रहती हैं, पार्टियों में इख्तिलाफ राय कोई पहली बार नहीं हुआ, और ये पार्टी का मतलब ही यही होता है। जमहूरियत का ये मतलब नहीं है कि सब के सब एक ही राय रखें। राय है, हम समझते हैं कि अगले इलेक्शनों में हमें चाहिए कि मुख्तलिफ इदारों के साथ भी हम मिलजुल के काम करेंगे। अपनी एक राय है, एक राय ये है कि पिछले इलेक्शनों में क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई और हम चाहेंगे कि हम उसको रजिस्ट करें, तो दोनों राय हैं और ये कोई ना कोई डिसीजन हो जाएगा। कोई हम इसी जो मुख्तलिफ बहसें हो रही है ना, तो उसका रिजल्ट भी निकल रहा है, उससे कोई बेहतरी की तवक्को की जा रही है। हमारी पार्टी के अंदर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ना, वो ज़्यादातर इस बात की फेवर में हैं कि हम कोई ना कोई रिकन्सिलिएशन करें। मैं जब बैठता हूँ अपने मेंबर्स, अपने कोलीग्स के साथ, तो उनकी राय तो एक तरफ है, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिसी है उसको ज़्यादा उनके करीब हैं। लेकिन हमें जो वर्कर्स है ना हमारा, या जो आम पब्लिक है, वो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज से ज़्यादा मोटिवेटेड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है शेख साहब आपने। मैं ज़रा सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ भी जाऊंगी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कहा यह जाता है कि जो दरारें पड़ी वो बेसिकली बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा के जो थॉट प्रोसेस था उसके तकरार की या उसके इख्तलाफ की वजह से पड़ी, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आज भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब कबूल होंगे। आपको लगता है कि इन केस अगर PMLN में शहबाज शरीफ साहब की साइड का पलड़ा भारी हो तो फिर अल्टीमेटली कुछ रिकंसिलिएशन ऑपोजिशन की भी हो सकती है? जहाँ तक नून लीग के टूटने का सवाल है तो पीपल्स पार्टी की पे ये बहुत सारे तजुर्बे हो चुके हैं, और इनका जो है कोशिशें रहती हैं एस्टेब्लिशमेंट के और उसके इनकी जो माइंडसेट है वो तो चाहता है कि कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना रहे, लेकिन ये हो नहीं सकता लोग किसके साथ। अब हाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये फर्क है कि पीपल्स पार्टी सरवाइव कर चुकी है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजरकर बड़े चैलेंजेस को फेस करके वो गुजर चुकी है। नून लीग को अभी फेस करना है, साबित करना है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो बड़ी बहादुर लीडरशिप थी जो लोगों के साथ खड़ी रही, लेकिन नून लीग वो निभा नहीं पा रही है। कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, लेकिन वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इशू इनके साथ है। हमारी लीडरशिप वो फेस भी कर रही है, यहाँ पे बैठी हुई है। जहाँ तक मियाँ PDM के टूटने का सवाल है तो वो सवाल तो हमसे नहीं बनता, इनसे बनता है। इन्होंने को बोला कि इस्तीफा लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठा जा सकता है। नहीं दी है, देखिए अगर इन्होंने इस्तीफाएं नहीं दी हैं और वो PDM भी चला रहे हैं तो क्वेश्चन इनसे बनता है। बिलावल साहब कल भी कह रहे थे कि इस्तीफा का ऑप्शन अभी नहीं है, अभी नो कॉन्फिडेंस का है। ये नो कॉन्फिडेंस की तरफ आना नहीं चाहते, तो दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ये चाहते हैं कि ये PTI की गवर्नमेंट चलती रहे और ये PDM को तोड़कर कुछ फायदा हासिल करना चाहते हैं, कुछ रियायतें हासिल करना चाहते हैं। एक और बात, राइट। अच्छा सेनेटर ऑन अब्बास, आज वजीर दाखिला ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि मैं शहबाज शरीफ साहब को ये गारंटी देता हूं कि 2023 के इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। अब जिनकी तरफ अपोजिशन इशारा करती है कि जी ये मामला तो हुकूमत के हाथ में ही नहीं है और किसी और के हाथ में है, क्या शेख रशीद साहब वजीर दाखिला होते हुए ये गारंटी दे सकते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात होंगे? देखिए बीबी, हम तो शुरू से, आप सेनेट के इलेक्शन देख लीजिए, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाब शो ऑफ हैंड से हों, और उसमें हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में बहुत ज़्यादा सेल परचेज होती है और बहुत ज़्यादा पैसा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक मैलाफाइड इंटेंशन हो सकती हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। आप उसके बाद कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन दे, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपकी इसी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट डीपर डाउन कर दूं, तो क्या कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून पिंडी में जीत सकती थी? अगर मान लिया जाए, अभी आप शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देख लें, 2 दिन पहले कहा जी कल की बल्कि बात है कि कैंटोनमेंट इलेक्शन बहुत ज्यादा शफाफ थे, तो उसी पैराए में आप इंटीरियर मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें तो वही तो कह रहे हैं कि इलेक्शन इंशाल्लाह साफ सुथरे ही होंगे। नहीं, लेकिन उन्होंने साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स भी डाल दी थी सेनेटर साहब। उन्होंने वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को नहीं मान रही ऑपोजिशन, उसके बगैर भी साफ शफाफ करवा लेंगे इंतखाबात, या उसके बगैर कोई गड़बड़ होगी?
इसकी दो कॉनोटेशन है। अनफॉर्चुनेटली इशू ये है कि जिस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीत जाए वो तो फेयर हो जाता है, जैसे कि कैंटोनमेंट बोर्ड में पिंडी में जीते, और जहां पे वो हार जाती है, चाहे वो गिलगित के इलेक्शन हो या आजाद कश्मीर के, वहां पे अब सियालकोट की इलेक्शन की अगर सिर्फ देख लें तो सियालकोट में जब वो जीते तो फेयर हो गया, और जब वो हार गए तो उस वक्त जो वहां पे नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जनाब इलेक्शन प्रोसेस बहुत स्लो था, अता तारा ने बहुत सारी स्पीचें शुरू कर दी। 10 का भी तो याद होगा ना सेनेटर रवान आपको। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात जो बार बार कर रहे हैं वो इसी तहफ्फुज़ को दूर करने के लिए कि जनाब 5 बजे अगर वोटिंग खत्म होती है तो 5:30 तक वोटिंग का अमल खत्म होके काउंटिंग होके रिजल्ट आना शुरू हो जाए, बल्कि 3 दिन जो इंतजार करना पड़ता है वो कम से कम ना हो। मैं आपको ये बात से बता दूं, ये इस वक्त ऑपोजिशन एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है 2023 में इलेक्शन की हार के हवाले से कि देखिए हमारे साथ धांधली हुई है, उसका शोर होगा अभी से उन्होंने बुलंद करना शुरू कर दिया। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उसका कुर्बानी का बकरा बनती है, शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट कुर्बानी का बकरा बनती है, फवाद चौधरी साहब की रिफॉर्म। अच्छा, इसको जरा वाइस वर्सा देखते हैं, इसको जरा फ्लिप साइड देखते हैं। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी जीत के लिए लेवल बना रही हो या उसको प्लेन आउट कर रही हो कि देखिए हम जीतेंगे तो उसकी वजह ये थी कि इन्होंने जो है वो बेसिकली खुद साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ रुख नहीं किया। मैं उसी स्प्लिट साइड पे आ जाऊं, अगर मैं आपकी बात 2 मिनट के लिए मान लेता हूं तो बाय इलेक्शंस में बाय एंड लार्ज हमें शिकस्त हुई होगी, मानते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड पे पीटीआई नंबर 1 पे थी, आजाद नंबर 2 पे थे, पीएमएलएन तीसरे नंबर पे थी। सियालकोट में एक दफा हम हारे, एक दफा हम जीत रहे हैं। सो समवेयर बिटवीन द लाइंस हम इलेक्शन हारते भी रहे और जीतते भी रहे। अगर हम इतने स्ट्रांग होते तो सारा फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री आ जाती। जस्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब ये समझते हैं कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, विदाउट इन्फ्लुएंस होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के तहत होना चाहिए, ताकि कल को उस पर उंगलियां को उठा सके। हम हर चीज को बहुत ज्यादा अपनी जगह सेंसिटिव लेके चल रहे हैं, और 2023 में आई कैन अश्योर यू हम अपनी जगह से जो कुछ हो सकेगा इसको पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से है, हर पार्टी कोशिश करती है, हम भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अवाम इस दफा प्राइम मिनिस्टर को 2/3 एक्सरियत से लेके, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक हो 2/3 एक्सरियत से इंशाल्लाह इस वोट करने लगे, नो मैटर व्हाट। 2/3 अक्सरियत की बात आ गई। शेख साहब क्विकली क्लोजिंग रिमार्क्स अपने दे दें। यहाँ वो 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे हैं, उधर वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ जाए। देखिए, कल ही शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन इस मुल्क की ज़रूरत है, होंगे, और उस सूरत में जो सूरत हाल है पब्लिक की, मैं जाता हूँ पब्लिक में, इन सब बाकी सब भी फैमिलियर है, हम अपने हल्कों में जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 2023 में हम पीटीआई को दफन कर देंगे सियासी तौर पर। वजह क्या है कि कोई जो हालात इन्होंने बना दिए हैं, जो लोगों का जीना दो भर कर दिए, इसमें इनका वोट कौन देगा? साफ शफाफ इलेक्शन तो मुल्क की ज़रूरत है, ये कराने पड़ेंगे, और यही अगर कोई एश्योरेंस ये हो जाए, मिलजुल के फैसला होगा। ये एश्योरेंस पता नहीं किधर से मिलेगी, हमारा तो मुतालबा यही है। वो तो एश्योरेंस दे रहे हैं, आप एश्योरेंस मानने को तैयार नहीं। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ वो एश्योरेंस दे रहे हैं, आप एश्योरेंस मानने को तैयार नहीं। शेख रशीद साहब की एश्योरेंस अपनी जगह पे, शेख रशीद साहब ने अच्छा किया, एश्योरेंस दी, लेकिन जो पिछले इलेक्शन में हमारे खदशात हैं और लोगों को भी मिलजुल के कलेक्टिव सारे जो भी स्टेक है जिनका, कलेक्टिव एश्योरेंस करनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट की हमें सबकी, जो भी स्टेक होल्डर हैं, हम तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे ताकतवर हल्के हैं, जो कि यहाँ पे जो पे अरेंज करते हैं इन इलेक्शंस को, और जो मैनेजमेंट करते हैं, हमें चाहिए सबकी एश्योरेंस चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान तभी आगे बढ़ सकता है अगर मैंडेट क्लियर हो और साफ सुथरा हो। ठीक हो गया शेख साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। अभी हम लोग दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद द शो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा बात कर रहे थे पाकिस्तान की नेशनल सियासत के हवाले से, लेकिन सिंध की सियासत पाकिस्तान की वफाकी सियासत के ऊपर बहुत गहरा असर रखती है, और ये गहरा असर जो है अल्टीमेटली इकोनॉमी इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स और साथ ही साथ जोड़ तोड़, सियासी जोड़ तोड़ और अगले इंतखाबात के ऊपर बहुत गहरा असर रखेगी। इसलिए क्योंकि कराची वो शहर है जहां से तकरीबन 14 MNAs इलेक्ट हुए थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से, और वहीं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नजरें जमाए बैठी है कि कब किस तरीके से उन सीट्स पर झपटा मारा जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से फैसल बावडा वाली सीट पर कादर मंदोखेल साहब आ गए। अब देखना यह है कि होता क्या है, लेकिन कराची में फिलहाल जो इमरान खान साहब का दौरा था उसमें उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सिंध गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। क्या फरमाया, जरा पहले वो सुन लीजिए। फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। कराची कोई फेडरल गवर्नमेंट, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो। जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर, हमें इसको पूरी तरह कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। तो सेनेटर ऑन अब्बास वपी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी इस टॉपिक के हवाले से। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते बड़े अरसे से सिंध गवर्नमेंट बोल रही थी, वजीर आजम आते हैं हमसे पता नहीं नजरें छुपाते छुपाते चले जाते हैं। आज 3 साल बाद वजीर आजम साहब ने एक दोस्ती का हाथ कराची के हवाले से बिलखुसूस और सिंध के हवाले से बिलउमूम बढ़ाया है। इतनी देर क्यों? ये पहले दिन हो जाता तो 3 साल में कराची में पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनीका, हमें सबको अंदाजा है कि कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर है और पिछले 3 सालों में अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली इसको मैनेज करें कि इससे पहले जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आया करते थे तो सीएम मुराद अली शाह नॉर्मली खुद वहां पे आया करते थे। और हम ये समझते हैं जब हमने उस वक्त जो कराची पैकेज का ऐलान किया था जिसमें सिंध गवर्नमेंट का भी प्रोपोर्शन था कि सिंध गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर वो पैकेज नहीं हो सकता, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जिस तरह लालो लैयत से काम लिया गया, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमने एक यूनिवर्सिटी का प्लान करा था हैदराबाद में। अब प्लान फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स अपने एलोकेट कर दिए, हमने उसका प्रोजेक्ट फाइनल कर दिया, लेकिन जो जमीन थी वो सिंध गवर्नमेंट की थी। तो सिंध गवर्नमेंट ने वो ट्रांसफर के हवाले से अपनी चीजों को थोड़ा डिले किया। तो समहाउ वी फेल्ट के मतलब अगर फेडरल गवर्नमेंट, जो कि हमारी नीयत कराची के अवाम के लिए हम समझते हैं कि जब तक कराची तरक्की नहीं करेगा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, तो हमें ये लगा कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो बाज़ औक़ात इंटेंसिव चीजों को स्लो डाउन कर सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिर उसी चीज का आयदा किया कि देखिए हम तो इकट्ठे चलना चाहते हैं। अब ये देखिए जो आज केसीआर रेलवे की बात हुई है, अब ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, 20 अरब फेडरल गवर्नमेंट देगी, 6 अरब सिंध गवर्नमेंट देगी और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा जो कि कराची के अवाम को एक बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, पोल्यूशन के इश्यूज हैं, उसको कम करने में मदद देगा। लेकिन ऑफ कोर्स अब सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंशियली और लोकली जो हमारे एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के हवाले से अगर इकट्ठे काम नहीं करते तो वो कराची के अवाम को फायदा नहीं पहुंच सकता। समहाउ हमें फील होता था कि कराची की जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, वो रिलक्टेंट रही है अपने एटीट्यूड के हवाले से ताकि एग्जीक्यूशन में चीजों को स्लो डाउन हो सके और फेडरल गवर्नमेंट को कहीं जाके शर्मिंदगी ले जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज फिर कहा कि हम चलना चाहते हैं। आज अब देखिए जो कराची डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट जोन की बात की है, जो कि कराची के अवाम के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट है, 1580 एकड़ की जो मार्शलैंड है उसको साफ किया जाएगा, 4 नई बस बनेंगी, 20,000 जो यूनिट्स बनने हैं कराची में, जो लो इनकम यूनिट्स बनने हैं वहां के अवाम को जो कि डिस्टर्ब हो उसकी वजह से, वो कराची के लोगों के लिए। मैं सेनेटर ज्ञानचंद साहब की तरफ भी जाऊंगी, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। कभी भी एक आखिरी चीज, K4 का मंसूबा हमने कहा हम अगस्त 2023 में मुकम्मल कर देंगे। अब अगर अगस्त 2023 में K4 का मंसूबा मुकम्मल होता है तो फिर एतराज होगा, ये तो 10 साल मंसूबा था, हमने कौन सा एहसान किया। तो एग्जीक्यूशन के तौर पे जो कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसका कम से कम हमें क्रेडिट लेने का शर्त तो हासिल करने दें, बाकी आपकी। चले क्रेडिट पे मैं जरा कैसर अहमद शेख साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले सेनेटर ज्ञानचंद साहब, कराची में फेडरल गवर्नमेंट बड़े अरसे से बहुत सारे काम, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाना चाह रही है, पीपल्स पार्टी रुकावट बनी हुई है। ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आज नहीं 3 साल से ये दावा किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को लावारिस छोड़ दिया था जो रुकावट बनी हुई थी कराची के सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि कराची अभी बयाबान सा मंजर पेश करता है? ज्ञानचंद साहब देखिए, आप उसको कुछ भी कहें, कराची डेवलप हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट ने किया है। सिंध गवर्नमेंट जो मैं नहीं ये कह रहा हूँ वो कराची कोई पेरिस बन चुका है। जिस तरह से ये हमारे दोस्त ऐलानात कर रहे थे, हम तो वो 162 अरब का भी इंतजार कर रहे हैं, 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अभी जो इन्होंने कहा कि ये नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट बनना है उसका भी हम इंतजार करेंगे। 3 साल के बाद ये बताएं कि कितना पैसा इस गवर्नमेंट ने और कौन सा प्रोजेक्ट सिंध में इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये पुराने वाले जो प्रोजेक्ट ऑनगोइंग स्कीम्स थी उन पे फंडिंग तो होनी है। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के अलग प्रोजेक्ट हो, नून लीग के अलग प्रोजेक्ट हो, पीपुल्स पार्टी के अलग प्रोजेक्ट हो। फिर फेडरल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कोई सिंध पे एहसान नहीं कर रही है, वही पैसा है जो कलेक्ट होता है। सबसे ज्यादा कराची पर्टिकुलरली जनरल सिंध जो है वो देता है। अच्छा सेनेटर साहब, अभी आज वजीर आजम साहब ने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की है, ऐलान करते हैं, अमल कोई नहीं होता। वजीर आजम साहब ने आज एक रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं बंडल आइलैंड के फैसले के ऊपर एक दफा दोबारा नजरसानी करिएगा। मैं आपकी तरफ आऊंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन सबसे पहले कैसर अहमद शेख साहब, कराची में आप बैठे हुए हैं, कराची में आप जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, और अब ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के साथ साथ अब केसीआर मामला आगे बढ़ने लगा है, उसके अलावा वजीर आजम साहब उधर गए हैं कराची के हालात को बेहतर करने की तरफ। लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट कोई हुकूमत करती है, उससे पिछली वाली हुकूमत उठ के कहती है ये तो हमने किया था, ये आपका थोड़ी है, तो क्या क्रेडिट लेना जरूरी है, या प्रोजेक्ट को जो खत्म करेंगे वो वाली गवर्नमेंट मानी जाएगी कि वो उसने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्रेडिट मैं समझता हूँ दोनों को मिलना चाहिए, जिसने ये कंसीव किया कोई प्रोजेक्ट और जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया। हम असल में देखें ना, अपने मुल्क के हिसाब से सोचें, हम पार्टियों के हिसाब से ना सोचें। कराची जो है वो महरूम रहा है। मैं कराची में शुरू से ही हूँ और बिजनेस हमारा बहुत अरसे से है यहाँ, तो मामला ये मैं कह रहा हूँ कि कराची को वाकई लावारिस शहर छोड़ दिया गया। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 50-60% रेवेन्यू जो होता है मुल्क का वो कराची से आता है, और यही इंडस्ट्रियल हब है और यही हमारा गेटवे है। अगर कराची में कोई देखें ना, हमने शो करना है किसी जगह को, तो कराची हमारा दिखाने के लिए है कि कराची में इन्वेस्टमेंट की जाए। एकदम कोई पंजाब में या बलूचिस्तान में या सरहद में KPK में फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। किसी भी बाहर के, चाहे जैपनीज हों, कोरियंस हों, ताइवानीज हों, अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज वाले हों, तो उनको कराची ही हमने दिखाना है। तो कराची में कुछ नहीं वजीर किया, आजम साहब, कराची महरूम रहा है। इसमें कोई वजीर आजम इमरान खान ने जो आज वो कराची में गए हैं, सिंध गवर्नमेंट से कोऑपरेशन की दरख्वास्त की है, वो ठीक कर रहे हैं, सही सिमत पे जा रहे हैं जी, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमने यहाँ देखी है, हमने बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफ देखी है, बहुत ही परेशानियाँ देखी हैं जो कुछ यहाँ कराची में। मैं अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता, मैं पर्सनल आपको बता सकता हूँ कि क्या तकलीफ हुई हैं, लेकिन कराची को जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबको माननी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आके कराची में वो पीपल पार्टी के साथ बैठे। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था 2013 में, और वो उस वक़्त तमाम इदारों से भी उन्होंने अपनी कोऑपरेशन मांगी। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ। यहाँ आज मैंने देख रहा था कि लंदन और कराची का जो सिक्योरिटी का है वो सेम इंडेक्स हो गया है। दुनिया के 155 या 156 शहरों में हो गया है, और कराची पहले एक वक्त में 6-7वां सबसे डेंजरस शहर हुआ करता था। तो कराची में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर के बाद तो हमें चाहिए था ना कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते, यहाँ पे माहौल ठीक करते, ना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा कैसर अहमद शेख साहब, एक तरफ PTI बैठी है आपके साथ इस पैनल के अंदर भी, एक तरफ पीपल्स पार्टी है। आप मुझे बता दें कि कौन कसूरवार था पिछले 3 सालों के अंदर जो कराची में काम नहीं हो सका, पीपल्स पार्टी या PTI? देखिए ना, वो तो सीधी बात है। मैं दोनों को कसूरवार ठहराता हूँ। देखिए, बात ये है कि ये कराची पे जो इम्पोर्टेंस देनी थी, फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स हैं, वो NFC अवार्ड पूरा मिलता है सूबाई हुकूमत को, दोनों हुकूमतों को। यहाँ बड़े अरसे से 13 साल से पीपल पार्टी है कराची में या सिंध में, और ये 3 साल से PTI। देखिए, कराची को तवज्जो नहीं दी गई, किसी ने इसको अपना नहीं समझा। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ, लेकिन सेनेटर रौन अब्बास साहब, घूम फिर के बात हर कोई ये करता है कराची के अंदर कि किसी ने कराची को अपना समझा ही नहीं है। अब मसला ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 14 MNAs उधर से इलेक्ट हुए, और 14 MNAs इलेक्ट होने के बाद एक सीट आपको बड़े बुरे तरीके से पीपल्स पार्टी के हवाले बाद में बाई इलेक्शंस में करनी पड़ी। कंसिडरिंग कि अब आप कोलैबोरेट करके चलने लगे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, कराची के अगले इंतखाबात के प्रोस्पेक्ट्स क्या देखते हैं और अब्बास साहब? देखें, अगर आप पिछली सिर्फ 3-4 दिन पहले जो कराची में बारिश हुई थी उसके हालात को सिर्फ 1-2 मिनट के लिए सोचिए, क्या कराची के अवाम अपनी सिंध गवर्नमेंट से मुतमईन है या नहीं है? एक तो नंबर 1। नंबर 2, बंडल पैकेज का आपने खुद कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि जी आपके पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, हम उसमें एक प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से लॉन्च करना चाहते हैं, जमीन हमें दे, हम वहां पे कमर्शियल बिल्डिंग्स फ्लोट करेंगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन कराची सिंध गवर्नमेंट ने उसमें इनकार कर दिया। हम समझते हैं कि जब तक कराची में सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मिलके ये एग्जीक्यूट नहीं करते, वहां पे तरक्की नहीं हो सकती। क्योंकि जहां पे आके मैं ना मानू की स्ट्रैटेजी आएगी, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है। एनएफसी अवार्ड के तहत जितना सिंध गवर्नमेंट को उसका हिस्सा मिलना था वो उनको मिल रहा है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट वहां पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है वो अपने पैसों में से लेके आ रही है, अपने फाइनेंस में से लेके आ रही है। लेकिन जानिए कि जब आप सिंध में जाएंगे तो जिसकी जमीन है उसके साथ प्लानिंग करना अब मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, वेरी क्विकली, बंडल आइलैंड आप लोग हवाले करेंगे फेडरल गवर्नमेंट के कि उसको डेवलप किया जाए या ना किया जाए? क्योंकि इन आइलैंड्स में बैठकर अंडे तो देने नहीं है, इनसे इकोनॉमी जनरेट करनी पड़ेगी और इकोनॉमी जनरेशन के लिए वहाँ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। और इतने सालों तक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 13-14 साल हो गए हुकूमत के अंदर कुछ नहीं कर सकी, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को पकड़ा दें, क्यों नहीं पकड़ाते? सिंध हुकूमत ने क्या क्या किया है वो अगर गिनवाऊंगा तो अच्छा खासी लंबी फहरिस्त है। गिनवाए ना सेनेटर साहब, हम तो इंतजार कर रहे हैं। सिंध के 1 इंच का भी फेडरल गवर्नमेंट हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, सिंध की जो भी जमीन है 1 इंच भी किसी को हम देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने अगर वायदे अपने पूरे करने हैं, सिर्फ वायदे सुनहरी ख्वाब नहीं दिखाने हैं, तो मेरे थरपारकर में जो 2 एम्बुलेंसेज और 1 अरब रुपए का ऐलान करके वापस आ गए थे वो भी पूरे नहीं किए। ये यहाँ कराची के क्या मसाइल हल करेंगे? तो बंडल आइलैंड पे नो है, सिर्फ और सिर्फ बातें करने के लिए आए हैं। बंडल आइलैंड हमारे सिंध गवर्नमेंट का है, सिंध की प्रॉपर्टी है, उस पर जो डेवलपमेंट करनी है उसका डिसीजन हम करेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट समझती है कि तो वो फंडिंग करे, फंडिंग करने के लिए पैसे हमसे वो करना है, ऐलानात ही करते हैं, तो वो ऐलानात पे गुजारा नहीं होगा, इनको करना पड़ेगा। जहाँ तक इनकी दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ताल्लुक है तो इमरान खान से दोस्ती कौन रखेगा? 3 साल के बाद इनके साथ जो पार्टी वर्कर है वो भी दोस्ती छोड़कर जा रहे हैं। पर्सनल हिट किया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, दोस्तों को देख ले। राइट, चलिए मुझे इसी पॉइंट पर शो को इख्तिताम की तरफ भी लेकर जाने दीजिए, वक्त खत्म हो गया है। विल लीव दिस डिस्कशन फॉर अनदर डे। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आपने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सेनेटर ऑन अब्बास, आपने भी हमें ज्वाइन किया। वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का हर शहर, हर सूबा, हर चप्पा चप्पा फलता फूलता रहे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।